हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके 12th फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कुछ क्वेश्चन उससे मैंने लिया है और कुछ क्वेश्चन आपके बुक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को लिया गया है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट्स करते हुए चलना है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आप नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स में आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों का नंबर कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखते रहें। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज ला सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, आगे भी मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता चुका हूं और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को घर्षण के द्वारा आवेशित करें, ठीक है, इसमें आवेश आए, तो बताइए कि उसके भार पर, वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन है सदैव बढ़ जाता है, बी है सदैव घट जाता है, सी है थोड़ा बढ़ या घट जाता है, डी है एक जैसा बना रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, थोड़ा बढ़ भी जाता है या घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो फर्स्ट का सी वाला ऑप्शन राइट होगा, थोड़ा बढ़ या घट जाता है। समझ में आ गया, किसी एक को आपको नहीं लिखना है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। इसका अर्थ है कि देखिए, जब आप किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, इन दोनों को रगड़ते हैं, तो क्या होता है, रगड़ने पर छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। ऐसा होता क्यों है। ठीक है, देखिए, ए है कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, बी है कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, सी है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर, और डी है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। यानी कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित क्यों हो जाती है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जब इलेक्ट्रॉन रेशम से निकलकर छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो छड़ है वो धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो धनावेशित होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो ऋणावेशित होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। बताइए, इन चारों में से कौन सा बल है जो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए है चुंबकीय बल, बी है गुरुत्वीय बल, सी है विद्युत बल, डी है नाभिकीय बल। तो देखिए, ये तीनों तो करते हैं, चुंबकीय बल भी करेगा, गुरुत्वीय बल भी करेगा, विद्युत बल भी करेगा, लेकिन जो नाभिकीय बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स, वो बल के दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, जैसे आपका विद्युत बल हो गया, कूलाम के नियम में आपने पढ़ा कि उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सब तो करेंगे, लेकिन नाभिकीय बल में ऐसा नहीं होता है, ये बल के दूरी के व्युत्क्रम के नियम का पालन नहीं करता। देखिए, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बताइए, आप लोग बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम डिनोट करते हैं ई से। ई इक्वल टू फार्मूला होता है F/Q।
ठीक है, F अपान Q। अब बताइए आप लोग कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा। अगर हमें इसका मात्रक निकालना है तो इन दोनों का मात्रक हमें पता होना चाहिए। तो F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं, अगर आप चैप्टर्स पढ़े हैं, आपको फॉर्मूला याद है, आप आसानी से उसका मात्रक बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। सभी चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आप चैप्टर्स को देखिए, तब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि फार्मूले से ही स्पष्ट है। F है बल, बल का मात्रक न्यूटन होगा, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, ये भी मैंने पढ़ाया, अभी मैं निकालूंगा फॉर्मूले से। ठीक है, ए है वोल्ट, बी है जूल, सी है कूलाम मीटर, डी है कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका सेम दे दिया गया है, बट इसका मात्रक पहले हम समझते हैं। देखिए यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। ठीक है, तो Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। तो ये आपका C वाला ऑप्शन भी राइट है, D वाला ऑप्शन भी राइट है। थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई है, दोनों ऑप्शन आपको राइट नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन यहां पर है। ठीक है, थोड़ा प्रिंट में गड़बड़ी है, तो आप लोग क्या कीजिए, ये दोनों ऑप्शन को राइट समझिए, क्योंकि कूलाम मीटर ही इसका मात्रक होता है। ठीक है, Q आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला भी सही है, यानी कि दोनों सेम दिए गए हैं तो दोनों सही होगा। समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, समझिए इसको। देखिए, अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, इसमें से कौन सा अणु है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। ए है H2O जिसे हम जल भी बोलते हैं, सभी को पता है। बी है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सी है ऑक्सीजन O2, डी है NH3 को क्या बोलते हैं बताइए, आप लोग इंटर में आ गए हैं आप। NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी O2। इसमें से जो ऑक्सीजन है इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। तो फातवे का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को समझना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं उसको पहले पढ़िए, उसके बाद आप सोचिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन हमें पता थे, उसको आप चूज कीजिए। उसके बाद में जो आपको नहीं पता है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतनी अच्छी आपकी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। आप अच्छा मार्क लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। यानी कि बल आघूर्ण क्या होगा, ए है पी डॉट ई, बी है शून्य, सी है पी क्रॉस ई, डी है पी अपान ई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पी इंटू ई, ठीक है। P क्रॉस ई ये होगा विद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, E है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो ये होगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। बताइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। ए है वोल्ट प्रति मीटर, बी है न्यूटन कूलाम, सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, डी है वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, ठीक है। ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र के मान में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि धातु का आवेशित गोला है, उसके पृष्ठ से अगर हम गोले के केंद्र की ओर जाएं तो विद्युत क्षेत्र का मान, उसके मान में क्या परिवर्तन होगा। ए है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है सर्वत्र शून्य रहता है, डी है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वत्र शून्य रहता है। अगर हम धातु के आवेशित गोले से, देखिए धातु का ये आवेशित गोला है, ठीक है, इसके पृष्ठ से, इसका जो ये पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है, इसका पृष्ठ है, सरफेस है। इसके पृष्ठ से अगर हम गोले के केंद्र की ओर जाएं, ये गोले का केंद्र है, तो जो विद्युत
जो आपका विद्युत क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो सर्वत्र शून्य रहेगा। ठीक है, तो यही यहां पर कहा गया है, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो सर्वत्र शून्य रहता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का मात्रक है। ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन, बताइए विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला तो पहले ही बता दिया है। ठीक है, V इक्वल टू होता है W/Q, W/Q। ठीक है, जहां W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है, ये है जूल कूलाम, B है जूल गुणे कूलाम, C है कूलाम प्रति जूल, D है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा पहले समझिए। अब यहां पर थोड़ी सी गलती है, यहां पर इसको प्रति कर दीजिए, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये ऑप्शन आपका रहना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, W है कार्य, कार्य का मतलब जूल, Q है आवेश, आवेश का मतलब कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यहाँ पर प्रति नहीं लगा था, लेकिन आपको प्रति लगा देना। ऐसा नहीं हो सकता कि चारों ऑप्शन आपके गलत हों, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपका एक ऑप्शन सही जरूर होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर प्रति लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अब देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका होता है, इसके ऊर्जा का मान कितना होता है। ए है 9.1 इंटू 10 के पावर -19 जूल, बी है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, सी है 1.6 इंटू 10 के पावर -31 जूल, डी है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 दी पावर -19, यानी कि 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमारे सेकेंड चैप्टर का है। त्रिज्या ए के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है, यानी ए त्रिज्या के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है A/4πε0 फैरड, बी है 4πε0 A फैरड, ये सी आपका है, सॉरी सी लिख दीजिएगा, सी है 4πε0 A फैरड और डी है A फैरड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4πε0 A फैरड। मैंने आपको बताया था विलगित गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू होता है 4πε0 A फैरड। ठीक है, ये मैंने प्रूव भी करवाया था, डेरिवेशन विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो यही फॉर्मूला होता है। तो V इक्वल टू बी वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा 4πε0 A। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पर ε0 क्या है, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, A क्या है, A है त्रिज्या, जो गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या A है। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। बताइए, ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, ये आपकी अब इन दोनों को अगर हम एक तार से जोड़ दें तो बताइए होगा क्या, ब्लास्ट हो जाएगा। नो, अभी देखते हैं हम। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए ऑप्शंस आपके पास है। ए है विभव अनंत हो जाएगा, बी है आवेश अनंत हो जाएगा, सी है संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, डी है आवेश पूर्ण मान का दोगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। अगर हम एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक ही तार से जोड़ देंगे तो संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, उसके आवेश नष्ट हो जाएंगे, वो निरावेशित हो जाएगा। वैसे आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है, ये तो आपको पता है। तो नष्ट तो होगा नहीं, लेकिन निरावेशित वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। भैया ये देखिए, ये आपकी संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें आपकी संधारित्र की। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। ये देखिए ये परावैद्युत पदार्थ है। अब बताइए जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख देंगे तो उसके निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा नहीं बदलेगी। बताइए क्या नहीं बदलेगा। ए है आवेश, आदेश नहीं आवेश, ठीक है। बी है विभवांतर, सी है धारिता, डी है ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विभवांतर। अगर हम एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दें तो विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आवेश बदल जाएगा, धारिता बदल जाएगी, ऊर्जा बदल जाएगी, बट विभवांतर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंजेस इन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। मान लीजिए कोई तार है, ये एक तार है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाए, अब ये जो तार है ये किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें धारा बह रही है, अब धारा के कारण ये तार गर्म हो जाए तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी। ए है अनुगमन वेग, बी है प्रतिरोधकता, सी है प्रतिरोध, डी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब कोई बैटरी से कोई तार जो कि बैटरी से जुड़ी हुई हो, अगर वो धारा के कारण गर्म हो जाती है तो देखिए अनुगमन वेग में परिवर्तन हो जाएगा, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा, लेकिन जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। तो अगर तार गर्म भी हो जाता है धारा के कारण तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंपल सा है, प्रतिरोध की विमा है। बताइए प्रतिरोध की विमा क्या होगी। प्रतिरोध को हम आर फ्री नोट करते हैं, आर इक्वल टू वी अपान आई होता है, ठीक है। अब देखिए आपको अगर आर की विमा निकालनी है तो आपको बी की विमा पता होनी चाहिए, आई की विमा पता होनी चाहिए। आप आसानी से प्रतिरोध की विमा निकाल लेंगे, मैंने बताया भी आपको, ठीक है। ए है Ml2 T-2 A-1, बी है M2L3 T-2 A-1, सी है Ml2 T⁻³ A⁻², डी है Ml3 T⁻³ A⁻3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ml2 T⁻³ A⁻²। ये प्रतिरोध की विमा होती है, ठीक है। अगर आपको निकालना है आप ये फॉर्मूला लगाइए, बी की विमा यहां पर लिखिए, आई की विमा लिखिए, आपका जो प्रतिरोध की विमा है वो निकल आएगी। लेकिन स्टूडेंट कहेंगे सर कैसे निकलेगा, ये तो मुझे पता नहीं है। तो देखिए विभव की विमा आप लिख दीजिए। विभव की विमा क्या होती है बताइए। विभव की विमा होती है Ml2 T⁻³ A⁻⁻1, ठीक है। ये होती है विभव की विमा। आई की विमा क्या होगी, आई की विमा होती है ए, ठीक है। आई की विमा ए होती है। अब देखिए इसी से निकाल लेंगे हम, सिंपल है। Ml2 T⁻³ A⁻⁻1 है ऊपर, और ये वाला ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे रहने देंगे, और ये वाला ए ऊपर जाएगा तो नीचे प्लस में है, ऊपर माइनस में हो जाएगा, तो A⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा है, इसी को जोड़ देंगे। Ml2 T⁻³ A⁻⁻2, ठीक है। 1 1 जुड़ जाएगा, बस आ गया, यही वाला आ गया। तो बस आपको अगर वी की बीमा पता है, आई की बीमा पता है, तो लीजिए ये आपकी आर की बीमा भी आ गई, ठीक है। सिंपल सा है। तो ऐसे ही आपको समझना है, कुछ भी नहीं होता है। फिजिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप लगाते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए टॉपिक्स पढ़ाते हुए चले जाएंगे, ठीक है, पढ़ते हुए। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखिए 20 नंबर है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू RA/L,
RA/L। अब बताइए आप लोग R का मात्रक क्या होगा? R क्या है? R है ओम, ठीक है, इसका मात्रक मैं निकाल रहा हूँ, R है ओम, R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। A क्या है? A है आपका एरिया, एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। अपान L क्या है? लंबाई, इसका मात्रक मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर एक कट गया, बचा क्या ऊपर? ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओम मीटर। देखिए मैंने निकाल भी दिया मात्रक। आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ये 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर बचेगा, यही इसका मात्रक हो जाएगा। कुछ है? कुछ भी नहीं है, समझिए केवल आप, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट चालकता का मात्रक है, यानी कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। तो देखिए विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होता है, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। अब बताइए ρ का मात्रक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ओम मीटर, देखिए ρ है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम मीटर, तो 1/ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है, ओम मीटर। अब देखिए क्या करेंगे हम, ओम मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा? नीचे प्लस में ऊपर हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं आसानी से, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, यानी कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है और चालकता का गुणनफल है वो किस पर निर्भर करता है? ए है काट क्षेत्रफल पर, बी है ताप पर, सी है लंबाई पर, डी है किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी पर नहीं। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का जो गुणनफल होता है वो ना क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ना ही ताप पर, ना ही लंबाई पर, यानी कि इसमें से किसी पर निर्भर वो नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गया। 23 नंबर देखिए, विभव मापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता? विभव मापी जो हमारा पोटेंशियोमीटर, उसकी सहायता से हम इन चारों में से कौन सी राशि को नहीं माप सकते? ए है सेल का विद्युत वाहक बल, बी है धारा, सी है प्रतिरोध, डी है धारिता एवं स्वाप्रेरकत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारिता एवं स्वाप्रेरकत्व। देखिए विभव मापी की सहायता से हम सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, धारा, प्रतिरोध, इन सबको निकाल सकते हैं, लेकिन धारिता एवं स्वाप्रेरकत्व को नहीं माप सकते, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा। तो विभव मापी की सहायता से हम धारिता एवं स्वाप्रेरकत्व को नहीं माप सकते। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, 24 नंबर हमारा लास्ट होगा, ठीक है। इतने बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए विभव मापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है, यानी कि जो विभव मापी का तार होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है? ए है कम, बी है अधिक, सी है नगण्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगण्य। विभव मापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको 12th फिजिक्स के 24 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इनमें से एक एक क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। कितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए? पूरे 24 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।